हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो संघवाद यानी फेडरलिज्म के ऊपर रहने वाला है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संघवाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके चैलेंजेस यानी चुनौतियां क्या क्या है, इसके महत्व यानी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हमारी कंट्री में पूर्ण फुल फेडरलिज्म है या क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघवाद है या पूर्ण संघवाद है, यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम समझेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या उसका आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो मेरा नाम है श्रेया और स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। तो संघवाद यानी फेडरलिज्म एक लैटिन शब्द फेडरस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध। ओके, फेडरलिज्म होता क्या है कि संवैधानिक रूप से सरकार की दो या दो से अधिक स्तरों में सत्ता का वितरण किया जाता है, जैसे केंद्र या राज्य के बीच, राज्य और स्थानीय शासन के बीच में। ओके, तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे कि फेडरलिज्म या संघवाद होता क्या है, जहां पे जो गवर्नमेंट का पावर होता है वो डिवाइडेड होता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, या स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में जो सत्ता का जो पावर होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, अब अगर हम एक केस की बात करें कि क्या संघवाद हमारा बेसिक फीचर है कि नहीं है, जो हमारा मूल ढांचा है कि नहीं है, तो हम देखते हैं कि जब एसआर बोमाई केस हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा संघवाद है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे का पार्ट है। और ये बुनियादी ढांचा कब निकल के आया था, हमारा केशवानंद भारती केस में। ओके, लेकिन संघवाद को बुनियादी ढांचे का पार्ट यानी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कब कहा गया, तो एसआर बोमाई केस में कहा गया है। ओके, अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका सबसे पहला फीचर यानी विशेषता, इसके विशेषता की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई भी कंट्री में फेडरलिज्म यानी संघवाद होगा तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, मतलब लिखित संविधान होगा, उसका जो पावर है वो डिवाइड होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारा शेड्यूल 7 है उसमें 3 सूची है। कौन कौन सी सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा पावर का डिवाइड हुआ है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। ठीक है, और इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम माना गया है। ओके, जो हमारा जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। जो हमारा लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब द्विसदनीय। जो हमारी विधायिका है वो कैसी है, द्विसदनीय विधायिका है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ओके, और उसके बाद क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिश्रित रूप है। मतलब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लेके आना है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो काफी रिजिड होता है, मतलब आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए उसको चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम आप सिंपल मेजोरिटी से उसको चेंज कर सकते हो बिना किसी स्पेशल मेजोरिटी के। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा जो फेडरलिज्म यानी संघवाद का विशेषताएं हो गई। ओके, अब अगर हम इसके महत्व की बात करें या सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका महत्व क्या होगा, ये विविधता का समायोजन करता है। ठीक है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ऑटोनोमी देता है, उसको पावर देता है कि जो वो अपना जो नीड है, अपना जो कंसर्न है, अपने जो अफेयर्स हैं उसको खुद ही सॉल्व कर सके। उसके पास, स्टेट के पास ये पावर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इसका महत्व है वो क्या है, ये प्रभावी शासन बनाता है। ओके, तीसरी अगर बात करें तो ये लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। इसके महत्व में तीसरा क्या हो जाएगा, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। और इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट बात करें महत्व की, तो ये अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, कैसे अधिकारों का संरक्षण करता है, तो स्टेट के पास पावर दिया गया है कि अपने माइनॉरिटी राइट्स को ये बनाए रख सके। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट्स है वो अपने जो माइनॉरिटीज है उसके प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर।
इसके बाद जो हमारा संघवाद है, इसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी है। ठीक है, अब क्या क्या चुनौतियां हैं? तो सबसे पहले सेंट्रल और स्टेट है उसके पावर को बैलेंस करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल को बहुत चीजों में ज्यादा पावरफुल बनाया गया एज कंपेयर टू स्टेट। तो सबसे पहला हमारा चैलेंज यही है कि इन दोनों के जो पावर है उसको बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो गवर्नर ऑफिस का जो होता है मिसयूज होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी बिल, जो स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास कर दी, लेकिन वो गवर्नर जो है स्टेट की, वो क्या कर देती है, वो उसको अपने पास रख लेती है कि हम इस बिल को प्रेसिडेंट एसेंट के लिए भेजेंगे। या बहुत बार ऐसा होता है कि अगर गवर्नर सेंट्रल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो उसको बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब इसके चैलेंजेस है, मतलब चुनौतियां हैं। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो आर्टिकल 356 का मिसयूज करना, मतलब जहां पे जरूरत ना भी हो वहां पे जबरदस्ती का प्रेसिडेंट रूल लगा देना। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो 2016 में अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था, गवर्नर ने जो प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर दिया था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, जबकि वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो पूरा फुल मेजॉरिटी में था, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वैश कर दिया, इसे हटा दिया। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो कर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। मतलब जो हमारे सदर्न स्टेट्स, जो हमारे दक्षिणी राज्य है, वो क्या कहते हैं कि हमारा जो टैक्स है, जो हमें पैसा मिलता है, जो हमें फंड मिलता है, वो हमें बहुत कम मिलता है एज कंपेयर टू जो हमारा टैक्स में कंट्रीब्यूशन है। हमारे टैक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके मुकाबले जो हमें जो फंड मिलता है, रिसीव होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे समक्ष चुनौतियां है वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स है। ठीक है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स मतलब क्या होता है कि दो राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट्स यानी झगड़े हैं, वो झगड़े किस बात को लेके हो सकता है, जैसे कावेरी नदी डिस्प्यूट हम कह सकते हैं, जो तमिलनाडु और केरला वगैरह के बीच में है, कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स भी होते हैं। तो ये सब हमारे चैलेंजेस में आ गए। और इसके बाद बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, वो स्पेशल कैटेगरी के डिमांड करते हैं। अभी रिसेंट ही आपने देखा होगा जो बिहार है और आंध्र प्रदेश है, वो क्या करता है, स्पेशल कैटेगरी की डिमांड कर रहा है। स्पेशल कैटेगरी की डिमांड करने से बहुत सारे फायदे होते हैं कि जो आपको स्टेट के तरफ से ज्यादा फंड एलोकेट होते हैं, और जो वो फंड है वो हर साल डिसबर्स नहीं होते, बल्कि वो जो फंड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो राज्य हैं वो क्या मांग करते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्पेशल स्टेटस का कैटेगरी दे दिया जाए। तो अभी बिहार और आंध्र प्रदेश वगैरह जो स्टेट है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे स्ट्रेंथ दे सकते हैं, कैसे इसको अच्छा सुदृढ़ बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सुदृढ़ करने के लिए, या हम अपने जो वे फॉरवर्ड है या आगे की राह, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आ गया हमारा कि जो संघवाद के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ गया कि हम इसके आगे की राह या इसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो सेंट्रल का, जो केंद्र का जो इंटरवेंशन है, जो राज्य का हस्तक्षेप है, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल हम 356 की बात करें, प्रेसिडेंट रूल, ऐसा नहीं कि कुछ छोटी मोटी बात हुई और तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जैसा हमने अभी अरुणाचल प्रदेश के केस में देखा था। हमें प्रेसिडेंट रूल तभी लगाना चाहिए जब हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ना बचे। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल का हस्तक्षेप है राज्यों के ऊपर, उसको कम करना चाहिए। उसके बाद जो सेंट्रल का जो टैक्स होता है उसमें जो स्टेट का परसेंटेज है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि जो स्टेट है उसको हर चीज के लिए सेंट्रल पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंटर स्टेट काउंसिल है
उसको अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो डिस्प्यूट्स वगैरह है, जो झगड़े हैं, वो बहुत ही इजीली और अच्छे से वहां पे सॉल्व किए जा सके। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में पहले से दिए हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम आर्टिकल 301 की बात करें तो ये फ्री ट्रेड की बात करता है हमारे कंट्री में। एक ऐसा नहीं है कि अगर महाराष्ट्र से बिहार कोई जाएगा, कोई सामान अगर इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। फ्री ट्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में फ्री ट्रेड होगा, ये आर्टिकल 301 कहता है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन बनाया गया है जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो बंटवारा करता है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स को। ओके, उसके बाद हमारे बहुत सारे कमीशंस बनाए गए हैं, जिस कमीशंस ने अलग अलग चीजें रेकमेंड करी है। जैसे कि आपने सुना होगा सरकारिया कमीशन। ठीक है, ये क्या चीज बात करता है, इसने ही बात की थी इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की। ठीक है, सरकारिया कमीशन का ही रिकमेंडेशन था इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की। फिर पंछी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है, उसमें जो स्टेट्स की बातों को भी मानना चाहिए। आपको पता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची होती है, उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों अपना सजेशन दे सकते हैं, लेकिन प्रिवेल जो माना जाता है वो किसका माना जाता है, सेंटर का माना जाता है। लेकिन पंछी कमीशन ने क्या कहा कि स्टेट की भी बात मानी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें शमशेर सिंह केस की, तो इसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, जो गवर्नर, राज्य के जो गवर्नर होते हैं, उसका जब अपॉइंटमेंट होगा, जब चुनाव होगा, तो हमें वहां के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम इन सबको भी एक वे फॉरवर्ड में यानी आगे की राह या एक समाधान के तौर पे हम डाल सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि क्या इंडिया सच में पूरी तरह से शक्तियों का बंटवारा है इंडिया में, या अभी भी जो शक्तियां हैं वो सेंट्रल की तरफ झुकी हुई है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है, इंडिया का जो संघवाद है, वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है, स्पष्ट कीजिए या क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सच में झुकी हुई है या नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम शेड्यूल 7 की बात करें तो इसमें क्या दिखाता है, इसमें भले ही जो शक्तियां हैं वो राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची में बांट दिया गया है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सब किसको दिए गए हैं, वो सब सेंटर को दिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रेसिड्यूरी पावर होता है वो भी किसको दिया गया है, वो भी सेंटर को दिया गया है। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है कि जो ऐसा कोई भी चीज जो उस टाइम पे नहीं था लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में ऐड हो सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं AI का जमाना आ गया है, या इसमें क्रिप्टो करेंसी देख सकते हैं, या साइबर सुरक्षा की बात करें तो ये सब हमारा अवशिष्ट सूची में आ गया, यानी रेसिड्यूरी पावर में आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, जो अपॉइंटमेंट, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, वो केंद्र करता है। ठीक है, और ये जो गवर्नर है ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, राज्यों के लिए, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, केंद्र करता है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया है किस चीज का, कि वो राज्यों का नाम बदल सकता है, राज्यों की सीमा चेंज कर सकता है, राज्यों का जो वो बंटवारा कर सकता है। ये सब पावर किसके पास दी गई है, ये सब पार्लियामेंट के पास दी गई है, और इसको ये करने के लिए राज्यों की जो सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारा जो केंद्र है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर हम अगली देखें अनुच्छेद 312, ठीक है, अनुच्छेद 312 क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज।
तो ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है कि जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह ये सब का रिक्रूटमेंट, ये सब को कौन चुन के लाता है, तो ये सब का एग्जाम होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है। लेकिन ये जो अपनी योगदान देते हैं, ये जो कार्य करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये स्टेट लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, यहाँ भी केंद्र को ज्यादा ये पावरफुल बनाता है। और उसके बाद अगर हम देखें, अनुच्छेद 356 केंद्र लागू कर सकता है। कोई भी गवर्नर अगर रेकमेंड कर दिया था तो वहां पे जो है केंद्र सरकार 356 यानी प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। ठीक है, एक ऑडिट मशीनरी है यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो केंद्र के लिए भी काम करती है और राज्य के लिए भी काम करती है। उसके बाद हम अनुच्छेद 256 देखें, तो अनुच्छेद 256 क्या कहता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी डायरेक्शन यूनियन गवर्नमेंट से आता है तो स्टेट को उसे फॉलो करना पड़ेगा, और अगर स्टेट ऐसे फॉलो नहीं करता तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है। तो वहां पे आर्टिकल 365 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और 365 अगर एक्टिवेट हो जाएगा और गवर्नर और प्रेसिडेंट को ऐसा अनुमान लगता है कि कोई भी स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहां पे इमीडिएटली 365 ये बोलता है कि उस स्टेट में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 356 लागू हो जाएगा और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल भी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ये भी केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है वो किस चीज के प्रति झुका हुआ है, तो केंद्र के प्रति झुका हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ये क्वेश्चंस देखें कि क्या भारत का जो संघवाद है वो क्वासी फेडरल अर्ध संघवाद है या नहीं है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, ठीक है, संविधान निर्माता हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा संविधान है वो दोनों यूनिटरी फीचर्स भी रखता है और फेडरल फीचर्स भी रखता है। ठीक है, और ये टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें कि संघवादी ढांचे के रूप में कौन कौन सा, मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि ये संघवाद है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 1, मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इसमें क्या बताया गया है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अनुच्छेद 79 में, तो इसमें पार्लियामेंट में 2 चैम्बर है, कौन कौन से, एक तो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो किस चीज के रूप में कार्य करती है, तो वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 131 की बात करें, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, और जो दूसरे कोर्ट्स हैं उसको उसके सबऑर्डिनेट, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अलग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। और कोई भी सेंट्रल और स्टेट का जो डिस्प्यूट होगा, जो झगड़ा होगा, ये कहाँ पे सॉल्व होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 246 की बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 7th शेड्यूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल स्टेट के बीच में किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें तो ये क्या कहता है, ये 2 टाइप के अमेंडमेंट की बात करता है। एक तो सबसे पहला सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा अमेंडमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, फेडरल प्रोविजन में कोई भी अमेंडमेंट लेके आना है तो उसमें एटलीस्ट आधे से ज्यादा स्टेट की जो सहमति है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फेडरल प्रोविजन यहाँ मतलब यहाँ पे राज्य को भी जो दर्जा दिया गया है वो भी है, और केंद्र को भी दर्जा दिया गया है, मतलब जो शक्ति का बंटवारा है वो दोनों के बीच में किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये यूनिटरी फीचर कैसे है, यानी एकात्मक विशेषताएं इसकी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो राज्य है उसको क्या है, ये
अलग नहीं हो सकता है कंट्री से। ऐसा नहीं है कि आज अगर बिहार को मन कर गया कि हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना तो वो टूट के जा सकता है या वो अलग देश बन सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको हमारे देश के अंदर ही रहना पड़ेगा। या कल को अब जैसे इधर पंजाब की बात कर ले, उसको मन कर गया कि नहीं मुझे पाकिस्तान के पास जाना है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। या इधर जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उसको मन कर गया हमें बांग्लादेश के पास जाना है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा विशेषता हो गया, एकात्मक विशेषता यानी यूनिटरी फीचर हो गया। उसके बाद हमारे यूनिटरी फीचर में दूसरा हम देख सकते हैं हम आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है, मतलब ये केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये कोई भी राज्य के नाम को बदल सकता है, उसके जो टेरिटरी है उसको चेंज कर सकता है, कोई भी नया राज्य बना सकता है, एक राज्य को तोड़ के या दो अलग अलग राज्यों को मिला के एक नया राज्य बना सकता है। तो ये सब जो शक्तियां हैं ये किसके पास है, केंद्र के पास है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है, इमरजेंसी पावर, ठीक है। तो इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352 मतलब जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, जो हमारा आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो वो पावर भी किसके पास है, केंद्र के पास है। और आर्टिकल 356 में जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, मतलब राष्ट्रपति शासन जो स्टेट्स पे राज्यों पे लगेगा, वो पावर भी किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 248 की बात करें तो रेसिड्यूरी पावर, हमने अभी बात की, अवशिष्ट सूची किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास है। आर्टिकल 249 की बात करें तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है अगर राज्यसभा ने ये कह दिया कि जो जैसे स्टेट लिस्ट में कोई भी चीज है, ठीक है, और राज्यसभा ने कहा कि नहीं ये जो देश की सुरक्षा या देश के अभी हित के लिए बहुत आवश्यक है, तो जो पार्लियामेंट है इस चीज पे भी लॉ बना सकती है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 254 की बात करें तो ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची की बात करता है। और समवर्ती सूची में आप सबको पता है सेंट्रल और स्टेट यानी राज्य और केंद्र दोनों के पास शक्तियां हैं, लेकिन अगर बाय चांस किसी कारण से दोनों में डिस्प्यूट होता है, दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल की यानी केंद्र की बात इसमें मानी जाएगी। उसके बाद हमारी कंट्री में किस किस चीज का प्रोविजन है, तो सिंगल सिटीजन का प्रोविजन है, यानी एकल नागरिकता। आप कोई भी स्टेट में रह रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप नागरिक कहाँ के कहलाओगे, भारत के कहलाओगे, ठीक है। तो ये भी कौन सा हमारा फीचर हो गया, एकात्मक यानी यूनिटरी फीचर हो गया। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज जो हमारा है आर्टिकल 312 यानी आईएएस आईपीएस वगैरह, इन सबको कौन करता है, रिक्रूट करता है सेंट्रल, लेकिन ये सर्विस कहाँ देते हैं, स्टेट में देते हैं। तो ये भी हमारा यूनिटरी फीचर हो गया। ओके, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चाहे स्टेट के लिए हो चाहे सेंट्रल के लिए हो, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यूनिटरी फीचर हो गया। ओके, अब हम चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में संघवाद क्या चुनौतियां प्रस्तुत करता है। तो इसकी चुनौतियों के बारे में हमने देखा कि क्या क्या चुनौतियां यहाँ संघवाद में आ सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि संघवाद क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने देखा ही। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे संघवाद होता क्या है। उसके बाद उसको चुनौतियों के देखेंगे, तो चुनौतियां क्या क्या हो जाएगी, जो बैलेंस करना है, पावर को बैलेंस करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 356 का मिसयूज हो रहा है, ये हमारी चुनौतियां हैं। जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब राज्यों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है, चाहे वो पानी को लेके हो चाहे वो बाउंड्रीज को लेके हो, ये भी हमारा क्या हो गया, चुनौतियों में ही आ गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो रेवेन्यू, जो हमारे टैक्स कर का जो बंटवारा हो रहा है वो अनइक्वल है। वो ऐसा नहीं है कि जिस राज्य से हमें बहुत ज्यादा टैक्स मिल रहा है उसको हम ज्यादा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे टैक्स का वो बिल्कुल अनइक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो राज्य जो डिमांड कर रही है, ऐसे तो अगर
हम आज बिहार को दे दे तो कल झारखंड भी डिमांड करेगा, परसों उत्तर प्रदेश भी डिमांड करेगा कि मेरे पास भी बहुत पॉपुलेशन है तो आप हमें भी ज्यादा दे दो, या आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है तो फिर इधर कर्नाटका भी डिमांड करेगा, तमिलनाडु भी डिमांड करेगा कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक होड़ मच जाएगी स्पेशल कैटेगरी लेने के लिए। और अगर हमारे कंट्री में 28 राज्य है तो 28 के 28 को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो हम जब आगे के लेक्चर्स करेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में उसके अपने आंसर्स को हम कंक्लूड करके अपने आंसर्स को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करती है या दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, तो भारतीय संविधान एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ साथ संघीय प्रणाली प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे कि होता क्या है फेडरलिज्म। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको एकात्मक शक्तियां प्रदान की गई है, कैसे इसको जो संघीय प्रणाली प्रदान की गई है। अभी हमने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल से, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे कि जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे चेयरमैन है BR अम्बेडकर जी, उन्होंने भी ये कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो दोनों एकात्मक और संघीय जो प्रणाली है उसका क्या है, मिश्रण है। और जो टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपना आंसर लिख सकते हैं और उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वगैरह है या आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज है और जो हमारा PDF है वो भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज के लिए जो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, तो आप उसको जरूर अवेल करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको बहुत ही कम मिलता है कि आपको इतने अफोर्डेबल रेट पे इतनी अच्छी जो टेस्ट सीरीज मिले और मॉडल आंसर मिले। तो आप एक बार जरूर अवेल करें इस मौके को। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।